बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान की तरफ से भारत को एक बड़ा सरप्राइज़, मोदी सरकार के लिए, भारत के लिए पाकिस्तान का ये सरप्राइज़ क्या है, इस ख़बर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। और इस ख़बर की तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने के बाद जो पाकिस्तान की अदलिया से और जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल कैनवस पर अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, फिर उन ख़बरों की तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा। गुज़िश्ता व्लॉग में एक दोस्त ने सवाल किया, यानी एक देखने वाले प्यारे दोस्त ने सवाल किया और पूछा कि इमरान भाई, ये पेंट और कोट आपने कहाँ से लिया है? तो उसको मैंने जवाब तो दिया कि ये आपने मुझे गिफ्ट किया है, लेकिन दरअसल वजह यह है कि आज मेरे साथ एक गलतफ़हमी हुई और मैंने समझा कि आज किसी तकरीब में जाना है, मंगल के दिन का मुझे बताया गया था। लेकिन जब मैंने पैंट कोट पहना और मैं उस जगह पे पहुंचा, तो पता ये चला कि ये आज का मंगल का दिन नहीं था जिस तकरीब में, जिस इवेंट में मुझे इनवाइट किया गया था, बल्कि वो आइंदा आने वाला 23 सितंबर का मंगल है, ट्यूसडे है। तो इस वजह से आज मैंने सूट पहना था। वैसे ये सूट तो मेरे अपने ही हैं, जिस दोस्त ने पूछा था उसको व्लॉग में भी जवाब दे देता हूँ। लेकिन चूंकि वेट मैंने गेन किया था, वेट गेन करने की वजह से सूट पूरे नहीं आ रहे थे। लेकिन पिछले 3-4 महीनों में मैंने कोई 4 किलो वेट जो है वो अपना कम किया है, जिसके बाद ये सूट जो है वो दोबारा से मुझे आसानी के साथ, पैंट भी आ जाती है, कोट भी आ जाता है, तो फिर मैंने इनको दोबारा से पहनना शुरू कर दिया है। तो अपने प्रोग्राम का नाज़रीन आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने भारत को क्या बड़ा सरप्राइज़ दिया है। नाज़रीन, ये ख़बर जो सरप्राइज़ की है, ये जुड़ी है एशिया कप से। और एशिया कप में जो पाक भारत कंट्रोवर्सी बनी, जो 14 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान टीम का जो मैच हुआ, मैच से पहले और मैच के बाद जो भारतीय टीम ने या भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जिस घटियापन का मुजाहरा किया, हालांकि भारत इस इवेंट का मेज़बान है, ये इवेंट इंडिया में होना था, लेकिन भारत की अपनी हरकतों की वजह से कि हमने पाकिस्तान की सरजमीन पे खेलने नहीं जाना, हम पाकिस्तान के साथ न्यूट्रल वेन्यू पे मैच खेलेंगे, तो फिर जो मोहसिन नकवी साहब ने भारत के साथ जो मुआहदा किया था कि पाकिस्तान और भारत के मैच आइंदा जो हैं वो न्यूट्रल मकाम पे होंगे, तो फिर भारत को ये जो एशिया कप है पूरा का पूरा, इसको मुत्तहिदा अरब अमारात में मुंतकिल करना पड़ा। अब हुआ क्या है, जो कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उनमें एक तो ये है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो कल मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम के साथ जो मैच है, उस मैच को लेके आज जो 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मनसूख कर दी गई है। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम की हटदर्मी आप ये देखें, उनका छोटापन आप ये देखें कि भारतीय क्रिकेट टीम जो एशिया कप के मैचेस से पहले जो प्रैक्टिस करती है ICC की एकेडमी में, उसमें जो नेट बॉलर होते हैं, जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात के क्लब्स के मुख्तलिफ बॉलर वहाँ पर जाके इंडियन बैट्समैनों को बैटिंग प्रैक्टिस कराते हैं, उसमें पाकिस्तानी भी हैं। लेकिन वहाँ पे होता ये है कि जो नेट बॉलर हैं उनके मोबाइल ले लिए जाते हैं, उनके मोबाइल जो भारतीय टीम की इंतज़ामिया है अपने पास रख लेती है, और किसी भी नेट बॉलर को यह अलाउ नहीं कि वो इंडियन क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस सेशन के दौरान या इंडिया के किसी प्लेयर के साथ किसी किस्म की तस्वीर अपने स्मार्टफोन पे बना सके। और जब इंडिया की टीम अपनी प्रैक्टिस मुकम्मल कर लेती है, उसके बाद उन नेट बॉलर्स को जो उनके मोबाइल फ़ोन हैं वो वापस कर दिए जाते हैं। इतनी सहमी पड़ी है भारत की जो टीम है अपने इंडियन मीडिया से। अब इसमें जो पाकिस्तान ने एक डिमांड रखी थी, जो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि ये जो मैच रेफरी हैं एनडी पाइक्राफ्ट, जिन्होंने सलमान आगा को मना किया था सूर्या कुमार यादव के साथ हैंडशेक करने से, उनके साथ मुसाफा करने से, पाकिस्तान ने ICC से डिमांड किया था कि इसको तब्दील किया जाए। तो एनडी बाइक्राफ्ट को तब्दील करने का पाकिस्तान का मुआहदा तो पार्शली ICC ने मुस्तरद कर दिया है, लेकिन ऑप्शन ICC ने पाकिस्तान को ये दिया है कि जो पाकिस्तान के मैचेस हैं उसमें किसी दूसरे रेफरी को जो है, जैसे रिची रिचर्डसन हैं, उनको पाकिस्तान के मैच के दौरान रेफरी की जिम्मेदारियां जो है वो सौंपी जा सकती हैं। तो इस मामले पे जो पाकिस्तान ने स्टांस लिया था और जो अब ICC की जानिब से पाकिस्तान को ऑप्शन दिया गया है, तो इस पे जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, उनकी सरबराही में अब से कुछ देर के बाद इजलास जो है वो होने जा रहा है और इस इजलास में फ़ैसला किया जाएगा
कि आया कि पाकिस्तान ने जो एशिया कप है, एशिया कप में तो पाकिस्तान ने फैसला करना है कि आया कि उन्होंने एशिया कप में कंटिन्यू करना है या कंटिन्यू नहीं करना। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के मुताबिक या मेरी राय के मुताबिक आईसीसी का जो ऑप्शन है, क्योंकि पाकिस्तान का मकसद ये है कि जो एंडी पाइक्राफ्ट हैं वो पाकिस्तान के मैच में रेफरी नहीं होने चाहिए। तो अगर रिचर्डसन को ये जिम्मेदारी मिलती है पाकिस्तान के मैचेस में, तो चाहे पाकिस्तान का अगले राउंड में 21 सितंबर को भारत के साथ भी मैच होता है तो उसमें भी रिचर्डसन मैच रेफरी होंगे। तो एक अच्छा ऑप्शन है, मेरी राय है। लेकिन फैसला तो अल्टीमेटली जो है वो पाकिस्तान ने करना है, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने करना है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब से जो भी फैसला इस मामले पे करेंगे, जो भारतीय मीडिया, जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक मौक़िफ़ दिया है कि ये तो गैर सगाली के जज्बे के तहत होता है कि आप मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों के साथ जो है वो मुसाफा करते हैं, सलाम करते हैं, ये कोई कानूनी पाबंदी नहीं है। और भाई आप मेज़बान हैं और आईसीसी का जो रूल है उसमें भी गैर सगाली के जज्बे के तहत इस बात को जो है वो रूल्स में रखा गया है। अब आज जो भी हुकूमत पाकिस्तान इस मामले पे फैसला करेगी वो फैसला अपनी जगह पे, लेकिन भारतीय वज़ीर आला पंजाब के क्या कहते हैं कि हाथ ना मिला के भारतीय टीम ने या भारत ने कौन सा तीर मार लिया। लेकिन सरप्राइज़ जो पाकिस्तान ने दिया है कि मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने कई मरतबा भारत के इस किस्म के घटिया हरकतों पे, हठधर्मियों पे जब भी स्टैंड लिया है, मोहसिन नकवी साहब कामयाब हुए हैं। भारत ने कहा कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, मोहसिन नकवी साहब ने जाके इंडिया के साथ मुआहिदा कर लिया कि ठीक है आप हमारे साथ ना खेलें, हम आपके साथ आपके घर, आपके सरजमीन पे नहीं खेलेंगे, तो न्यूट्रल मकाम पे खेलेंगे। तो भारत को फिर लेने के देने पड़ गए, भारत को एग्रीमेंट करना पड़ा। भारत ने कहा कि ढाका में एशिया कप के इनेकाद के हवाले से मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन मोहसिन नकवी ने कहा कि इजलास होगा तो ढाका में होगा और भारत को उस इजलास में शिरकत करना पड़ी। जबकि उससे पहले भारत जो है पूरी लॉबिंग करता रहा कि चंद ममालिक का बाइकआउट करा के वो भी ढाका की एशिया कप की मीटिंग में ना जाएं, एशियन क्रिकेट बोर्ड कौंसिल की मीटिंग में ना जाएं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब कामयाब हुए और अब भी ये जो आईसीसी ने ऑप्शन दिया है ये मोहसिन नकवी साहब के स्टैंड की वजह से मिला है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो भी फैसला करेगा हम उसके साथ जाएंगे। लेकिन ये फैसला जो भी होगा, मेरे ख्याल से इस चीज़ से बाहर निकलने के बाद, एशिया कप वाले इवेंट से बाहर निकलने के बाद या इवेंट के अख्ताम के बाद, मोहसिन नकवी साहब को अब जो क्रिकेट के करता धरता है नीचे, जिन्हें मोहसिन नकवी साहब ने क्रिकेट संभालने और संवारने की जिम्मेदारी दी है, जो ये कहते थे कि जो बाबर आजम है, जो अपने रिजवान है, उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम है, तो उनसे पूछा जाए कि बाबर आजम और रिजवान का स्ट्राइक रेट तो कम था लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम T20 में जीत रही थी। पाकिस्तान की टीम T20 में स्लो रन रेट के बावजूद, स्लो बाबर और रिजवान की बैटिंग के बावजूद जो उन पर इल्ज़ाम लगाया गया, पाकिस्तान की टीम की रेटिंग बेहतर थी। पाकिस्तान टक्कर का खेल खेल रही थी। बाबर आजम का स्ट्राइक 126 का है, फ़खर जमान का 131 का है, सिर्फ 5-7 रन का फ़र्क है। और जिनको आपने ये मॉडर्न क्रिकेट के लिए शामिल किया कि ये बड़ा तेज़ खेलते हैं, उनसे खेला नहीं जा रहा, उनसे स्कोर नहीं हो रहा। भारत के खिलाफ मैच में अगर शाहीन शाह अफरीदी के रन्स निकाल दिए जाएं तो ये तो 70-80 भी नहीं बना सकते थे। 15-16 ओवर तक बड़ी मुश्किल से ये पहुँचते हैं, पूरे ओवर ये नहीं खेल सकते। तो मोहसिन नकवी साहब को आकिब जवेद साहब और उसके साथ साथ जो कमेटी है सिलेक्शन की, उसका भी जो है वो एहतसाब करना चाहिए। उनसे भी पूछना चाहिए कि बताएं कि आपने उन प्लेयर को तो बाहर कर दिया, उनकी जगह पे जो आप सर सलमान अली आगा साहब को लेके आए, उसकी जगह पे जो आप T20 में सर मोहम्मद हारिस को लेके आए, उनकी परफॉर्मेंस क्या है। नाज़िम हाज़िर के साथ ये हमारा सेगमेंट लंबा हो गया। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पिछले वीडियो लॉग में जैसे जंगीरी साहब के केस के हवाले से आपको जो मैंने अपडेट किया था, उसके बाद जो तहरीरी हुक्मनामे के जो मंदरजात सामने आए हैं, उन मंदरजात ने तहलका मचा दिया है कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच था, उसने जस्टिस जंगीरी साहब को जुडिशल वर्क से रोक दिया है। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा फैसला है। माजी की जो अदालती फैसलों की नज़ाइर मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले मौजूद हैं, जिसमें यहाँ तक कहा गया था कि जज के खिलाफ अगर रेफरेंस आ जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तब भी उसको जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है। ना सिर्फ जैसे जंगीरी साहब को काम से रोका गया है, हालांकि मैं उन लोगों में हूं जो ये कहता हूं कि जैसे जंगीरी साहब की मुबैना डिग्री का जो मामला है, ये किसी तरफ लगना चाहिए।
इसका वंस फॉर ऑल कोई ना कोई सेटलमेंट, कोई ना कोई इसका फैसला होना चाहिए। अब जज साहब ने जहाँ, डिवीज़न बेंच ने जहाँ जंगीरी साहब को काम से रोका, वहीं अशतर औसाफ साहब को, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब को नोटिस जारी कर दिया है, अदालती मामूल मुकर्रर कर दिया है, और दरख्वास्त के काबिल समात होने पे जो अटर्नी जनरल साहब हैं उनको भी नोटिस कर दिया है। और सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि जब अभी दरख्वास्त पे एतराज़ात मौजूद हैं, दरख्वास्त के काबिल समात होने पे अभी नोटिस किया जा रहा है अटर्नी जनरल को कि वह आके मामलत करें, तो जज साहब को काम से फिर कैसे रोका गया? और सबसे अहम बात यह है कि जो जनाब दरख्वास्त गुजार हैं मियाँ दाऊद साहब, वो भी आज मेडिकल ग्राउंड पे इल्तवा पे थे। उनकी तरफ से जो वकील पेश हुआ उसने कहा कि मियाँ दाऊद साहब अलील हैं, आज की समात आप मुलतवी कर दें। और जो बार एसोसिएशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार कौंसिल हैं, उनके नुमाइंदे भी पेश हुए। उनकी तरफ से भी कहा गया कि यह नाकाबिल समात है दरख्वास्त, जज के खिलाफ जो मामला है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ही सुन सकती है। अगर अदालती ऑर्डर के जरिए किसी जज को हटाया गया तो यह तबाहकुन होगा, एक रास्ता खुल जाएगा। जिस पे सरफराज डोगर साहब ने उन वकला से कहा कि आप अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं, अभी दरख्वास्त पे एतराज़ात मौजूद हैं, अभी दरख्वास्त के काबिल समात होने का फ़ैसला होना है, अभी किसी को नोटिस नहीं किया गया। और मुझे खुशी हुई है कि वकला साहबान रोस्टम पे मौजूद हैं। आप आइन और कानून की बालादस्ती हुक्मरानी के लिए यहाँ पे आए हैं, लेकिन फ़िलहाल बैठ जाएं। अगर हमने नोटिस करने का फ़ैसला किया तो बार कौंसिल, बार एसोसिएशन को भी सुनेंगे, लेकिन जब तक नोटिस नहीं होता आपको नहीं सुन सकते। उसके बाद नाजरीन, वो एक जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं कि कोर्ट में जज साहब ने कोई और ऑर्डर किया और चैम्बर में जाके और ऑर्डर कर दिया, तो मैंने ये कन्फर्म किया कि जज साहब ने जो ऑर्डर अदालत में डिक्टेट करवाया उसमें यह बात शामिल थी कि जज साहब को जुडिशल वर्क से रोक दिया गया। लेकिन वहाँ पे ठहरे कुछ रिपोर्टर्स को, जिन्होंने टिकर बनाए, उनको शायद ये बात सुनाई नहीं दी या वो समझ नहीं सके, क्योंकि एक सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद था, एहतशामुल हक़यानी। उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पे जज साहब को काम से रोक दिया गया है, लेकिन चूंकि मेरे बाकी साथियों ने कहा कि नहीं ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, तो मैंने कहा शायद मेरी गलत फहमी होगी, लेकिन मुझे ये बात सुनाई दी थी कि जज साहब को जुडिशल वर्क से रोक दिया गया। लेकिन इस बड़ी डेवलपमेंट के बाद जो जज साहब को एक तरीके से जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। और उस डेवलपमेंट को जो 5 जज हैं, जो ख़त लिखने वाले 5 जज हैं ट्रांसफरिंग जजेस के खिलाफ, जिसमें सरफराज डोगर साहब हैं, जिसमें जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब हैं, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरी साहब हैं, ट्रांसफर जजेस के खिलाफ जो 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की थी, जंगीरी साहब की मौतली के बाद जो डेवलपमेंट हुई है उसे 5 जजेस का रिएक्शन, 5 जजेस का जवाब कहा जा रहा है। हुआ नाज़रीन ये है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जो कि उस 5 जजेस में से एक जज हैं, उन्होंने आज एक ऑर्डर जारी किया है। और उस ऑर्डर में नाज़रीन जो जस्टिस साहब हैं अपना बाबर सत्तार साहब, उन्होंने जो चेयरमैन पीटीए हैं उन्हें काम से रोक दिया है। काम से नहीं रोक दिया बल्कि उन्हें हटाने का हुक्म जारी कर दिया है। बाबर सत्तार साहब ने जो 90 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी किया है उसमें कहा गया है कि मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान साहब, उनकी जो तैनाती थी वो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं हुई, इनको फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। और जब तक नया चेयरमैन पीटीए नहीं लग जाता तब तक जो सीनियर मेंबर हैं पीटीए के, वो जिम्मेदारियां आर्जी तौर पे चेयरमैन की अदा करेंगे। मेंबर में से किसी को आर्जी तौर पे चेयरमैन बना दिया जाए। अब इस पर ज़ाहिर सी बात है कि हुकूमत जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील में आएगी या आईसीए में चली जाएगी, इंट्रा कोर्ट अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी जाएगी। लेकिन एक सवाल ज़रूर है नाज़रीन, मैं जेन्युइन सवाल करूँगा इस केस से हट के, जो पीटीआई के अफसरान हैं उनकी जानिब से ये शिकायत हमारे तई ज़रूर पहुँचती है कि जिसको मर्ज़ी चेयरमैन अपॉइंट करें, रिटायर्ड फौजी ऑफिसर को करें, किसी और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को करें, लेकिन बंदा ऐसा आना चाहिए जिससे जो पीटीआई के एक्चुअल मुलाजमीन हैं, एक तो उनकी तरक्की नहीं रुकनी चाहिए, दूसरा उनका पोर्टफोलियो जो उनकी तरक्की के मुताबिक, उनके ग्रेड के मुताबिक, जो उनकी सर्विस के मुताबिक उनका जो ऑफिस बनता है वो ऑफिस भी उनको मिलना चाहिए। क्योंकि पीटीआई के मुलाजमीन की, अफसरान की शिकायत ये है कि जब कोई चेयरमैन उनका लगता है तो वो चेयरमैन अपने बंदे नीचे ला के अपॉइंट करता है, जो उसके बातमाद होते हैं। तो नीचे वाले चेयरमैन से नीचे वाले जो ओहदों पे वो अपने बातमाद साथी बाहर से ला के अपॉइंट करता है, तो उससे हमारी तरक्की का प्रोसेस रुक जाता है। जो ओहदे, जो ऑफिस हम डिज़र्व करते हैं वो ऑफिस हमें नहीं मिलते। तो इस बात को भी जो है वो टेक केयर किया जाना चाहिए, इसका ख्याल भी रखा जाना चाहिए। इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि जो ईमान मिजारी साहबा हैं उनके वकालत के लाइसेंस के लिए एक
वकील हैं अदनान इकबाल, उन्होंने बार कौंसिल में दरख्वास्त दायर कर दी है और लाइसेंस की मुअत्तली के लिए अदनान इकबाल ने जो इल्ज़ाम लगाया है मैं वो यहाँ पे बयान नहीं करूँगा, लेकिन बहरहाल ईमान ज़ैनब मज़ारी के वकालत के मनसूखी के लिए, वकालत के लाइसेंस के मनसूखी के लिए जो है वो बार कौंसिल में पटिशन जो है वो दायर की गई है। अब नाज़रीन आते हैं कि ये जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब, अपने जंगीरी साहब को मुअत्तल किया गया है, इस पर जो बार कौंसिल इस्लामाबाद की, जो बार एसोसिएशन है, उनकी तरफ से डिमांड की गई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से कि इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी किसी जज के खिलाफ रेफरेंस हो तो उसे काम से नहीं रोका जाता, तो ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैसे दे दिया? डिवीजन बेंच ने जस्टिस तारिक जंगीरी साहब को काम से कैसे रोका? वैसे नाज़रीन, जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ भी रेफरेंस था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उस वक्त उन्हें भी काम से नहीं रोका गया था। जब काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस आया था तब भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने काजी फाइसा साहब को काम से नहीं रोका था। और जब जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस चल रहा था तो मज़ाहिर नकवी साहब को भी काम से नहीं रोका गया था। तो अब देखते हैं कि वकला जो है वो खड़े हुए हैं, बल्कि वकला ने तो कल 11:30 बजे इजलास भी तलब कर लिया है। और एक और ज़राए से खबर ये सामने आई है कि जो जस्टिस जंगीरी साहब हैं, उन्होंने ये जो फैसला है जुडिशल वर्क से रोकने का, इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का मतलब ये है कि वो आइनी दरख्वास्त दायर करेंगे और आइनी दरख्वास्त सुनी जाएगी आइनी बेंच में। जजेस कमेटी उसकी फिक्सेशन करेगी, उस पर बेंच तश्कील देगी और फिर आइनी बेंच उसका जो है वो फैसला करेगी। इसके साथ साथ ईमान ज़ैनब मज़ारी ने भी, जो जस्टिस डोगर साहब ने उनकी आज इस्तदा को मुस्तरद किया है कि माहिरंग बलोच ECL का जो केस है किसी दूसरे बेंच में ट्रांसफ़र किया जाए, तो ईमान ज़ैनब मज़ारी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो शिकायत जस्टिस डोगर साहब के खिलाफ फाइल की थी उसमें कुछ इजाफी दस्तावेज़ात जो है वो जमा करवाई हैं और हिरासमेंट कमेटी की तब्दीली का जो नोटिफिकेशन है वो ईमान ज़ैनब मज़ारी ने आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जमा करवा दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने एक वजाहत जारी की है और उस वजाहत में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो रिटायर्ड जजेस की बेवाएँ हैं, जो विडो हैं, उन्हें सिक्योरिटी जो है वो रूल्स के मुताबिक फराहम नहीं की जा सकती। पहले वाले नोटिफिकेशन में गलती हो गई थी जिसकी अब जो है वो क्लैरिफिकेशन कर दी गई है। इसके साथ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं सलीम खान साहब 15 दिन की छुट्टी पे गए हैं और उनकी जगह पे जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं अपने सुप्रीम कोर्ट के फ़खरुज़्ज़मान साहब, उन्हें रजिस्ट्रार के ओहदे का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। तो ये नाज़रीन था हमारा आज का वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।